नमस्कार। मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम बात करने जा रहे हैं आम बजट की, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते की बिल्कुल शुरुआत में पेश किया और जिसमें हम बात करेंगे कृषि के ऊपर की गई घोषणाओं के बारे में। हालांकि बहुत लोगों को इन घोषणाओं को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उस लिहाज से, खास तौर से अगर नरेंद्र मोदी सरकार के ही पिछले 6 बजटों की बात करें तो उनमें से कई बजट थे जिनको माना गया कि पूरी तरह से किसानों के लिए और ग्रामीण भारत के लिए पर केंद्रित बजट थे। उस लिहाज से देखा जाए तो इस बजट में खेती के लिए और किसानी के लिए काफी कम कुछ देखने को मिला। लेकिन जिसे कहते हैं कि बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कुछ तो कहा जाता है और बहुत कुछ नहीं कहा जाता है। जो एक नीतिगत दिशा निर्देश के तौर पर बातें आती हैं उनको समझना पड़ता है। तो बजट की इन जो समझने वाली बातें हैं, यानी जिनको बिटवीन द लाइंस भी कहा जाता है, वो क्या है, इस बारे में हमने सोचा कि हम बात करें आज के मंडी.com में। और इसीलिए इस बारे में बात करने के लिए आज जिस खास मेहमान को हमने अपने साथ जोड़ा है उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब जुड़े हैं आज, जो कि कृषि सचिव तो रह ही चुके हैं और इसलिए सरकार के अंदर की जो एक थॉट प्रोसेस होता है बजट बनने का, वो भी समझते जानते हैं। और उसके बाद भी, यानी सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार खेती से जुड़े मसलों पर और विषयों पर लिखते रहे हैं और मतलब अभी भी लिखते ही रहते हैं। तो इसलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल अपडेट एक व्यू सिराज हुसैन साहब से हम लोगों को इस बजट के बारे में भी मिलेगा। आपका स्वागत है हुसैन साहब। नमस्कार। सर, बातचीत की शुरुआत वहीं से करते हैं, उसी भूमिका से जो मैंने अभी दी है इस कार्यक्रम के शुरू में। बहुत लोग जो उम्मीद कर रहे थे बजट में कृषि को लेके, उस तरह की कोई बहुत बड़ी घोषणा देखने को मिली नहीं। और बजट के दिन ही मैं आपका एक आर्टिकल जो आपने लिखा था वो भी पढ़ रहा था और उसमें आपने इस बजट को एग्रीकल्चर के लिहाज से, कृषि के लिहाज से एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस कहा है। तो क्या है वर्क इन प्रोग्रेस, कैसे है और इसका मतलब क्या है? देखिए, लोगों को ऐसा इंप्रेशन है कि हर साल बजट में सरकार कोई नई स्कीम लाए और उसमें बहुत बड़ा एलोकेशन करे। उस लिहाज से लोगों को ये लग सकता है कि बजट में इंतजार कर रही है सरकार कि जो किसानों का एजिटेशन चल रहा है उसका कोई फैसला हो और उसके बाद सरकार अपनी नीति कृषि और उससे संबंधित जो विभाग हैं उसके बारे में बनाए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए सरकार ने शायद कोई नई घोषणा करने से थोड़ा सा गुरेज किया है, क्योंकि जितनी योजनाएं गुज़िश्ता कुछ सालों में शुरू की गई हैं उनमें सब में एलोकेशन बरकरार रखा गया है। और मुझे ये लगता है कि अगर इन स्कीम्स में और ज्यादा फंड्स की जरूरत होगी तो वो भी आगे चल के सरकार आरई की स्टेज पर, रिवाइज एस्टिमेट की स्टेज पर उपलब्ध कराएगी या साल के बीच में भी उपलब्ध करा सकती है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के माध्यम से। तो हम ये नहीं कह सकते कि, मैं कम से कम ये नहीं कहूंगा कि कृषि को इग्नोर किया गया है। जी, फंड्स की बात आपने कही है, हालांकि आपने साथ में ये कह ही दिया कि रिवाइज एस्टिमेट में हो सकता है कि बाद में बढ़े, लेकिन आखिर कोई खास कारण आप देखते हैं कि जो महज 5.5% की बढ़ोतरी की गई है, 1,31,000 करोड़ रुपए का टोटल जो बजट दिया गया है, तो क्या क्योंकि वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा इस बार सरकार को झेलना पड़ा है और अगले 2-3-4 साल सरकार के उसको मैनेज करने में जाने वाले हैं, तो क्या इसका एक कारण आप देखते हैं कि अभी से सरकार ने बजट में आवंटन उस तरह से नहीं बढ़ाया? नहीं, ये वजह नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा जो जिसको लोगों को लग रहा है कि ये कटौती है वो प्रधानमंत्री किसान योजना है, जिसमें 75,000 करोड़ से घट के 65,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसकी वजह यह है कि अभी तक जितना भी डिस्कशन है वो एग्रीकल्चर सेंसस पर आधारित है, कि एग्रीकल्चर सेंसस में कहा गया है कि 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन क्योंकि पीएम किसान के अंतर्गत जिन लोगों को धनराशि दी जाती है 6,000 रुपए की, वो उनको लैंड रिकॉर्ड्स के बेसिस पर दी जाती है। तो यानी कि पीएम किसान ज्यादा एक्यूरेट डेटाबेस है बनिस्बत एग्रीकल्चर सेंसस के। और हमने देखा कि पीएम किसान में जो लोग एलिजिबल पाए गए हैं, यानी कि जो किसी भी तरह से इनएलिजिबल नहीं थे, इनकम टैक्स पे वगैरह या सरकारी नौकर या पेंशनर वगैरह नहीं थे, उनकी तादाद करीब 9-9.5 करोड़ के आसपास है। इसलिए सरकार को लगता था कि इसमें सेविंग हो जाएगी
और उस सेविंग की वजह से 65,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। जी सिराज साहब, एक प्रोविजन जो सिंचाई के लिए है, उसमें उस पर भी मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। जो 5,000 करोड़ का फंड जो नाबार्ड के अंदर काम होना था, वो 10,000 करोड़ का फंड कर दिया गया। तो लेकिन ये पहले भी, पिछले साल भी ये बात हम लोगों ने की थी कि जब आप पूरे देश में एक सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात करते हैं तो 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। तो अभी 5 से 10,000 करने के पीछे क्या पिछले साल का कोई अनुभव सरकार का है, जिसे सरकार को लगता है कि इसके साथ अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, या कोई दूसरे सोर्सेज से इसमें और फंड बढ़ाया जा सकता है? क्या योजना क्या चल रही है सरकार के? नहीं, देखिए, ये सरकार का अच्छा फैसला है और उन्होंने माइक्रो इरिगेशन के लिए, यानी कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, उसमें एलोकेशन भी बढ़ाया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप को तो एक अभियान के तौर पर चलाने की जरूरत है, और खास तौर से आगे आने वाले वक्त में पानी का क्राइसिस होने वाला है। जो पंजाब हरियाणा का एजिटेशन है, वो भी अगर देखा जाए तो पानी से ही उसका ताल्लुक है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इन इलाकों में धान की खेती कम हो और लोग ऐसी फसलों की तरफ जाएं जिनमें इतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि माइक्रो इरिगेशन का एलोकेशन और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, नाबार्ड का जो फंड है उससे तो लोन मिलता है बेसिकली, और मुझे नहीं मालूम, मैंने वो देखा नहीं है रिसेंटली कि उसमें से कितना अमाउंट अभी तक लोन दिया गया है, राज्य सरकारों ने कितना अवेल किया है। तो ये बहरहाल एक अच्छा फैसला है कि जो दो फंड वो चलाते हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा। जी, अभी और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हमारी बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और मंडी.com में चर्चा जारी रहेगी। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं जो हाल ही में, यानी पिछले बजट हफ्ते की शुरुआत में जो बजट पेश हुआ है, उसमें कृषि के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वो क्या हैं, और जो नहीं की गई हैं वो उनके पीछे का मतलब क्या है, या आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब बने हुए हैं इस चर्चा में, पूर्व कृषि सचिव और एक तरह से कॉलम राइटर और तमाम लेख इन विषयों पर लिखने वाले आज के समय में। तो सिराज साहब, एक बड़ी घोषणा जो है वो ई-नैम के संदर्भ में आई है। 2016-14 अप्रैल को ये योजना शुरू हुई थी और उस समय से अभी तक, यानी लगभग 5 साल में 1,000 मंडियों को जोड़ा गया है। अब सरकार ने कहा है कि 1,000 मंडियां और जोड़ी जाएंगी। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि सरकार ने जिस तरह का एक लक्ष्य लेके और ई-नैम की योजना शुरू की थी, सरकार ने ये योजना लेके आई थी सरकार, उसमें अपेक्षित परिणाम मिला नहीं है अभी तक। तो क्या 1,000 और मंडियां इसमें जोड़ना, और पुरानी मंडियों के बारे में हालांकि कोई बात की नहीं गई है जो जुड़े हुए हैं ई-नैम में, तो इसको आप कैसे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? ये मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला है। देखिए, जब ये 3 नए कानून आए थे तो ऐसा कुछ इंप्रेशन क्रिएट हुआ था, और उसमें कई सरकार के प्रवक्ताओं ने भी उस इंप्रेशन को बढ़ावा दिया कि जैसे सरकार ये चाहती है कि एग्रीकल्चरल ट्रेड मंडी से बाहर मूव कर जाए ट्रेड एरिया में। और ट्रेड एरिया में क्योंकि कोई टैक्सेशन नहीं है, कोई मंडी फीस वगैरह नहीं है, तो लोगों को ये खौफ था, खासतौर से किसानों को और मंडी से जुड़े हुए और लोगों को, कि अब मंडियों का एक तरीके से कम होता चला जाएगा असर और रसूख, और उसकी वजह से मंडियों को कह सकते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, डिटीरियोरेशन आ जाएगा, किसान अपना सामान वहां लाना बंद कर देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हुआ था। तो ये जो ई-नैम की घोषणा है, इससे सरकार ये बताना चाह रही है, और ये मेरे ख्याल से अच्छा एक अनाउंसमेंट है कि ऐसा नहीं है। मंडियों को सरकार नहीं चाहती कि बंद हो जाएं, बल्कि सरकार ये चाहती है कि मंडियां और कॉम्पिटिटिव रहें। और देखिए, सरकार हर एक मंडी को इस योजना के तहत 75 लाख रुपए की ग्रांट देगी, क्योंकि इसमें 75 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है हर मंडी को। तो मुझे लगता है कि, लेकिन ये बात सही है आपकी कि ई-नैम की वो अचीवमेंट अभी तक नहीं है, और उसकी शायद एक बड़ी वजह ये भी है कि उसका डेटा पब्लिक डोमेन में सरकार रिलीज नहीं करती है। जब डेटा रिलीज नहीं होता है तो जो एनालिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो देख नहीं पाते हैं कि कौन सी मंडियां अच्छी चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही। ये भी मुमकिन है कि देश के कई इलाकों में ई-नैम में बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो रही हो,
लेकिन क्योंकि डेटा नहीं है इसलिए हमें मालूम नहीं हो पाती वो बात। जहां तक मुझे मालूम है निजामाबाद मंडी और आंध्र प्रदेश में और कई जगहों पर काफी ट्रेडिंग ई नैम के माध्यम से हो रही है। मेरी ये गुजारिश है, अगर आप के चैनल को सरकार के अफसरान देख रहे हैं, कि वो डेटा हर महीने रिलीज करें, किस मंडी में किस कमोडिटी की कितनी ट्रेडिंग ई नैम के माध्यम से हुई और उसी मंडी में कितनी ट्रेडिंग ई नैम के माध्यम से नहीं हुई। जी, इसी से जुड़ी हुई जो बातें आपने कही हैं, बिल्कुल उससे जुड़ी हुई एक और घोषणा आई है और मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप अपनी राय हम लोगों से साझा करें कि जो एपीएमसी मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सरकार ने, वित्त मंत्री ने कहा कि अब जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसका प्रयोग एपीएमसी कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं समझना भी चाहूंगा। एक तो महत्व तो मुझे समझ में आता है जो अभी अभी आपने बताया कि ई नैम की घोषणा से जो सरकार ने संकेत देना चाहा है, कुछ यहां पर भी वही संकेत है कि सरकार बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि एपीएमसी मंडियां कमजोर हों, वो उनका और विकास हो, ये सरकार चाहती है। लेकिन इससे फर्क कितना पड़ेगा? अभी तक की व्यवस्था क्या थी और एपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतरी हो, इसके लिए ये फंड अगर इस्तेमाल किया जा सकेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, असल बात यह है कि अभी तक कई राज्यों में एपीएमसी में फीस कलेक्ट होती थी और उसके अलावा भी कुछ रूरल डेवलपमेंट सेस वगैरह लगता था कई राज्यों में। उसकी वजह से जो पैसा इकट्ठा होता था, जो कि करीब 3,500 करोड़ पंजाब में था, 1,600 करोड़ रुपए हरियाणा में था, इसी तरीके से और स्टेट्स में कहीं 500 करोड़ कहीं 1,000 करोड़, उससे मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होता था। तो अब ये खदशा है, ये डर है कि क्योंकि बिजनेस हो सकता है कि मंडी से बाहर मूव हो जाए तो मंडियों के पास फाइनेंसिंग की कमी पड़ सकती है। तो सरकार ने इस अनाउंसमेंट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हम ये नहीं चाहते कि मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और मंडियां अगर चाहें तो बैंकों से लोन ले सकती हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया गया है इसके माध्यम से उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। देखिए, बेसिकली फंड तो ये कहा जा रहा है क्योंकि ये लोन तो लेकिन बैंक से ही आना है। तो अगर कोई मंडी, फर्ज करिए आजादपुर मंडी एक 50 करोड़ का लोन लेना चाहती है बैंक से, तो वो अपना प्रपोजल बनाएगी, वो बैंक में जाएगी, बैंक उस लोन को सैंक्शन करेंगे और उस पर जो इंटरेस्ट है उसका सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो एंट्री है बजट में उससे मीट होगा। तो आइडिया ये है कि मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और उनको कंसेशनल क्रेडिट मिल सके। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम है। जी, सिराज साहब, इसी से जोड़ के मैं एक और चीज को, जो कि हालांकि कोई बजट प्रस्ताव नहीं है लेकिन बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने उस पर काफी जोर दिया, काफी डिटेलिंग की उसकी, वो ये थी कि एमएसपी के तहत जो खरीद हुई है पिछले साल में, और कई जगह उन्होंने आंकड़े देके बताया कि 2013-14 में जैसे कॉटन 90 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी, अब पिछले साल 25,000 करोड़ यानी लगभग 300 गुने की बढ़ोतरी हुई। दालों की खरीद में उन्होंने बताया कि 40 गुना। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पूरी घोषणा क्या एक बार फिर ये आश्वस्त करने के लिए है किसानों को कि सरकार की स्कीम में एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण है? असल कामयाबी एमएसपी रेजीम की तब है जब सरकार को बहुत ज्यादा, अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोक्योर ना करना पड़े, तब उसको कामयाब माना जाएगा। अगर मार्केट प्राइसेस इतने गिरे हुए हैं कि सरकार को बहुत ज्यादा खरीद करनी पड़ रही है तो हम समझते हैं कि ये पॉलिसी की कामयाबी नहीं है। बहरहाल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये कहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सन 13-14 में जिससे उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की है वो एक कामयाब साल था जिसमें सरकार को ज्यादा प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर आप हर साल अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोक्योर करते चले जाएंगे, जैसा कि पिछले 2-3 साल में हुआ है, यानी कि जितना हमको चावल चाहिए उससे 15 मिलियन टन ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, कितनी उसकी कैरिंग कॉस्ट है, कैसे बेचेंगे? ये जो साल था 2021, इसमें तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चली और एडिशनल 5 किलो दे दिया गया पर पर्सन। अब सवाल यह है कि वो इस साल 21-22 में तो नहीं चलेगी, तो सरकार उस जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगी उसका क्या करेगी? एक और मिसाल ले लीजिए कॉटन की। बेहतर यह है कि कॉटन के प्राइसेस अलाइन हो ग्लोबल प्राइसेस से। इस साल बढ़ रहे हैं प्राइसेस और एमएसपी से ऊपर रहे, जिससे सरकार को खरीदी ना करनी पड़े। अगर सरकार को खरीदारी करनी पड़ती है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा मार्केट से लिंकेज है प्राइसेस का वो नहीं चल पा रहा है।
जी 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 बिल्कुल। एक एग्री इकोनॉमिस्ट की तौर पे और की तरह आपने इस पूरे मसले को समझाया और बहुत अच्छी तरह समझाया है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वित्त मंत्री ने जो राजनीतिक पक्ष है, यानी जो टू बी पॉलिटिकली करेक्ट बोलते हैं जिसको, उसके लिए शायद इन इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया इस बार के बजट स्पीच में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बचे हुए हैं सिराज साहब से समझने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आम बजट जो अभी अभी पेश हुए हैं, उसमें कृषि को लेकर क्या घोषणाएं की गई हैं और उनके क्या संकेत हैं, क्या संदेश हैं। और इस बारे में बातचीत करने के लिए पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सिराज हुसैन साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सीधे तौर पे तो किसानों से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये एक तरह से सबसे बड़ी घोषणा मानी जानी चाहिए इस पूरे बजट की। इसको जो है एफसीआई को लोन देने के लिए, जो एक तरह से वित्त मंत्री ने कहा है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती थी उससे अब उन्होंने बंद कर दिया है उसका लोनिंग, और उसके लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग भी बढ़ा दी है पिछले साल में, और ये भी कहा है कि आगे के सालों में भी होगा। इस साल भी 2 लाख करोड़ की करीब प्रोविजनिंग उसके लिए है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कुल मिला के? और मैं इसको केवल सरकार के फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से नहीं समझना चाहूंगा आपसे। मैं कृषि जो एग्री इकोसिस्टम है उस पर किस तरह से फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। कई साल से हम लोग ये बात कह रहे थे, लिख रहे थे, बोल रहे थे कि सरकार का बजट क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि जो सरकार की जिम्मेदारी है फूड सब्सिडी देने की, ना सिर्फ एफसीआई को बल्कि डीसीपी स्टेट्स को भी सरकार सब्सिडी देती है। जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वो खुद प्रोक्योर करते हैं, खुद पीडीएस में बेचते हैं, लेकिन उनके फूड सब्सिडी के पूरे बिल भारत सरकार नहीं दे पा रही थी, और वो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कभी बोरो कर रहे थे, कभी वेज एंड मीन्स एडवांस दिया जा रहा था उनको, 31 मार्च को वो उसको वापस करते थे। तो ये एक तरीके से बुक्स को मैनेज किया जा रहा था। तो ये बहुत अच्छा कदम हम फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद देते हैं कि वो बजट में ट्रांसपेरेंसी लाई। हालांकि इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट इस साल बढ़ रहा है, 9.5% के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन बजट को क्रेडिबल बना रहा है। लेकिन ये सब कहने के बाद हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोक्योर करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्टॉक रखेंगे, तो जाहिर है कि आप उस कॉस्ट को इनकर करेंगे, और आज नहीं तो कल आप उस स्टॉक को कभी ना कभी किसी न किसी तरह से बेचेंगे। तो बेहतर ये है, मैंने लिखा भी है इसके बारे में, कि सरकार नीति आयोग को ये निर्देश दे कि वो 10 साल की एक रोड मैप बना के दे सरकार को। सन 2030 में हम पीडीएस को किस शक्ल में देखना चाहते हैं? क्या पीडीएस ऐसे ही चलेगा? क्या पंजाब और हरियाणा में भी हमें 2 रुपए किलो का गेहूं देना चाहिए, या हम वहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा दे दें? जिसको चाहिए वो गेहूं खरीद ले उस पैसे से, जिसको चाहिए वो दाल खरीद ले, जिसको चाहिए वो चिकन खरीद ले, जिसको चाहिए वो अंडा खरीद ले, कोई सोया खरीद सकता है। तो ये एक रोड मैप कंट्री के सामने आना चाहिए। अब इस वक्त ये हुआ है कि क्योंकि किसानों का एजिटेशन चल रहा है, तो कोई बहुत लॉन्ग टर्म बात कहने सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। जी, खुद आपने एक तरह से अपनी जो कही हुई बात का एक तरह से सिराज साहब जवाब भी आपने दे दिया है कि पता चलेगा कि नीति आयोग ने और बात शुरू की नहीं कि एक नया एजिटेशन ये कह के शुरू हो गया कि पीडीएस सिस्टम खत्म होने जा रहा है। लेकिन खैर, समय हमारे पास सिराज साहब बहुत कम बचा है। एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा। एक महत्वपूर्ण बात है इस बजट में जो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे लग रहा था, मुझे लगा कि आप इस पे कुछ बता सकेंगे। जो अभी तक के लगातार जो कृषि से संबंधित इस सरकार की नीतियां रही हैं, उसमें हमने देखा है कि खेती के साथ साथ जो एलाइड सर्विसेज हैं और पशुपालन है, जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन सब कुछ है, उसकी बहुत बात होती थी। उस पर कई सारी चीजें, फंड एलोकेशन वगैरह होता रहा है। लेकिन इस बार के बजट में हमने देखा कि वो बिल्कुल लगभग गायब है। मत्स्य पालन पर 2 पैरा कहा है बजट भाषण में वित्त मंत्री ने। और इसी के साथ में 1-2 और सवाल जोड़ देता हूं कि जैविक खेती वाली बात भी जो पिछले 2 बजटों से सरकार लगातार कह रही थी, और जिसके बारे में ये लग रहा था कि शायद इस पे और कुछ डिटेल आएगा इस बजट में, लेकिन उस पर भी सरकार की ओर से बात नहीं की गई है। इसे क्या आप किसी स्ट्रेटजी के तहत देख रहे हैं, या क्यों ऐसा हुआ है? क्या लगता है?
देखिए, पिछले कई सालों में बहुत अच्छे फैसले सरकार ने किए हैं। फिशरीज डेवलपमेंट फंड बनाया है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का फंड बनाया है, किसान क्रेडिट कार्ड पर उन लोगों को कर्जा मिलने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और उसका एक कृषि से लिंक ये है कि अगर पोल्ट्री ग्रो करती है तो मक्का की डिमांड बढ़ती है, अगर पोल्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो मक्का की डिमांड गिर जाएगी। अब आप देखिए, इस साल 1850 रुपए प्रति क्विंटल मक्का का एमएसपी था और बिहार में 1100 रुपए में बिका रबी मक्का, और पंजाब में खरीफ मक्का 1100-1200 रुपए में बिकी। तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। सिराज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये थे सिराज हुसैन, पूर्व कृषि सचिव, जो बात कर रहे थे हमसे अभी हाल ही में पेश कृषि जो आम बजट है उसमें कृषि से जो जुड़ी घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में। फिलहाल मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।